नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। दूसरी खबर में बात होगी आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों बिखरती नजर आ रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर की, जहां यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के 2 मंजिला आलीशान बंगले को ध्वस्त कर दिया गया। चौथी खबर अजयगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के नए एक्ट मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। इसमें ताजा मामलों के पकड़े जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान तो है ही, साथ ही ऐसे विवाह यदि हो चुके हैं उन्हें रद्द करने का अधिकार भी फैमिली कोर्ट को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जिसका लव जिहाद को रोकने का अपना एक्ट होगा। इससे पहले उत्तराखंड ये एक्ट बना चुका है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड के अहम प्रावधानों का भी शासन अध्ययन कर रहा है। वर्ष 1968 में बने पुराने अधिनियम को समाप्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नए एक्ट में ही फैमिली कोर्ट का प्रावधान रखा जा रहा है, लेकिन इसमें किसी सगे संबंधी को ये पहले शिकायत करनी होगी कि ये प्रकरण और विवाह लव जिहाद से जुड़ा मसला है। इसके बाद अंतिम निर्णय फैमिली कोर्ट करेगा। फैमिली कोर्ट के फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी इस पर चर्चा करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। एक्ट में प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड, बहकावे जैसे शब्दों का भी उल्लेख होगा। कोई भी लव के विरोधी नहीं है, पर जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उस जिहाद के विरोधी है। और इसलिए कोई भी जिहाद देश के अंदर नहीं चलेगी, कोई आतंकवाद नहीं चलेगा। ये मोदी जी की सरकार है। जहाँ तक इस कानून का है तो मैंने पूर्व में भी कहा कि इसे हम और कठोर बनाएंगे। हम बाकी के प्रदेशों की भी राय जो हो रही है वो इस बारे में ले रहे हैं, उनसे उसकी गंभीरता को भी समझ रहे हैं और इन सारे बिंदुओं को समाकेत करने के बाद में हम विधानसभा में लाएंगे। तो साफ है कि लव जिहाद को लेकर सरकार तो सख्त है और लव जिहाद को लेकर कानून जिसको लेकर आया जा रहा है उसमें फ्रॉड, धोखा, इस तरह के शब्दों को भी प्रयोग में लाया जाएगा, उपयोग में किया जाएगा। यानी जो ड्राफ्ट है उनमें शब्दों को भी आप देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लव जिहाद कानून को लेकर तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसका अपना एक्ट है। इससे पहले उत्तराखंड इस तरह की प्रोसेस कर चुका है और यूपी में अभी इस तरह की प्रोसेसिंग चल रही है। लेकिन सवाल ये, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर है लव जिहाद को लेकर, कांग्रेस के अपने तर्क हैं। बीजेपी बता रही है कि हम लव के विरोधी नहीं हैं, लेकिन लव जिहाद को लेकर जो बेटियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की आड़ में लव किया जाता है उसके खिलाफ ये कानून आएगा। और जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि लव जिहाद ये शब्द एक्ट में नहीं होगा, ऐसे दूसरे ही नाम से आप जानेंगे। तो लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त है। लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर तो कसी ली है और अब इस मामले में प्रदेश सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। जल्द ही ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कानून क्या होगा, किस तरह से इस कानून में चीजें होंगी। फैमिली कोर्ट इसको देखेगा। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त है और कानून बनाने की बात तो की ही जा रही है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि लव के खिलाफ नहीं है। लव की आड़ में जो मासूम बच्चियों को, मासूम बेटियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसके खिलाफ ये कानून होगा और फैमिली कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाया जाएगा, जिसे बड़े कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकेगी। अंकुर, इस पूरे मामले को विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, लव जिहाद को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। उसी के लिए एक नया कानून बनाया गया है, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। विधि विभाग को ये ड्राफ्ट भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर गृह मंत्री ने भी आज साफ तौर पर कर दिया कि जिस तरह से मासूम और सीधी सादी बच्चियों को बहला फुसलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उस पर रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है।
और लव जिहाद के मामले में अब जो भी सुनवाई होगी फैमिली कोर्ट में होगी और उस कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में ऊपर की कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लव जिहाद का लेकर जो सरकार चाहती थी एक सख्त कानून, वो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल। अब ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला था, इस मामले में अब कोई कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, ये जरूर कि विधेयक लेकर आइए, उस पर चर्चा होगी। अभी भी कांग्रेस का यही स्टैंड है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का यही स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई, उन्होंने गुपचुप तरीके से ही सही एक छोटा सा ट्वीट करके लेकिन लव जिहाद के मामले का सरकार का उन्होंने समर्थन किया। इसके तौर पर जो कानून बनाया जा रहा है इस पर सभी संगठन हैं, सभी जो भी लोग हैं, सभी एक राय हैं। लेकिन क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है तो हल्का फुल्का विरोध तो कर सकती है, लेकिन लव जिहाद को लेकर लगातार ये देखने में आया कि लगभग सभी लोग एक मत हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। आपसे अगली खबर पर भी हम बात करना चाहेंगे, आप बने रहिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून आएगा और मध्य प्रदेश अपने आप में पहला राज्य होगा जो इस एक्ट को लेकर सामने आ रहा है, ये कानून बना रहा है। और जैसे कि अंकुर ने भी कहा कि दबी जुबान में कांग्रेस इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में है तो मजबूरी है उनकी कि विरोध तो करना ही है, तो वो भी सुर हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2003 से शुरू हुआ संगठनात्मक बिखराव हर चुनाव के बाद बढ़ता जा रहा है। संगठन की सहयोगी इकाइयों के लगभग निष्क्रिय रहने और नए नेतृत्व को स्थान नहीं मिलने से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी से स्वाभाविक जुड़ाव रस्म बनकर रह गया है। हाल ही में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने संगठन की कमियों को इस हद तक सार्वजनिक कर दिया कि पार्टी नेता वर्षों से पार्टी पर एकाधिकार जमाए नेताओं के खिलाफ बातें करने लगे हैं। पार्टी के सहयोगी लेकिन प्रमुख इकाइयां युवा मोर्चा, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला मोर्चा जैसे ये जो विंग्स होते हैं, उनके वजूद को सार्वजनिक तौर पर बहुत कम या अवसर विशेष पर ये नजर आते हैं। जबकि यही वो इकाइयां होती हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश जनता के बीच लेकर जाती हैं। जनता से जुड़े हुए यही तो विंग्स होते हैं। कांग्रेस में युवा मोर्चा, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। नई कार्यकारिणी नहीं बनने से इनके मैदानी प्रदर्शन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। पार्टी पदाधिकारी व्यक्तिगत चर्चा में संगठन की कमियों को बेहद अफसोसजनक मानते हैं। उनका कहना है कि अन्य पार्टियां, विशेषकर बीजेपी में आज जो लोग राष्ट्रीय या प्रदेश में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, उनका राजनीतिक सफर भी उन्हीं के साथ शुरू हुआ था। कांग्रेस में वरिष्ठता के नाम पर आज भी दशकों पुराने नेता ही जमे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई नाम नहीं उभरा जिस पर सभी की सहमति हो। वरिष्ठों के असुरक्षा भाव ने नए नेतृत्व को आगे नहीं आने दिया और आज नेतृत्व का संकट प्रदेश में मौजूद है। पहले सत्ता गंवाने और फिर विधानसभा चुनाव में हार के बाद संगठन में बिखराव बढ़ गया है। तो संगठन में बिखराव बढ़ गया है, किस तरह की कमियां हैं कांग्रेस में, ये अब सार्वजनिक तौर पर उजागर होने लगी हैं। नेतृत्व परिवर्तन ना होना, कार्यकर्ताओं में यही एक पॉइंट है जो जोश नहीं बढ़ पा रहा है। जो विंग्स हैं, चाहे वो एनएसयूआई हो, महिला मोर्चा हो, ये तमाम जो विंग्स हैं ये जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, लेकिन यही एक्टिव नहीं है क्योंकि इनके भी जो अध्यक्ष हैं उनमें कोई बदलाव काफी समय से नहीं हुआ है। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपचुनाव में हार और कांग्रेस एक बार फिर बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है। जो बड़े नेता हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनके साथ जो पॉलिटिशियन थे, जो उन्हीं के साथ थे, बीजेपी में थे, लेकिन अब वो बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। कांग्रेस की यही तो कमी है जो उसे आज भी पीछे रखे हुए है। अंकुर चलिए, लगता है अंकुर का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे हम फिर से अंकुर से इस मामले पर चर्चा कर सकें। तो देखिए, नई कार्यकारिणी का गठन लंबे समय से कांग्रेस के जो दल है, जो इकाइयां हैं, उनमें नहीं हुआ है। उन इकाइयों में परिवर्तन होना, अध्यक्षों का बदलाव होना शायद इकाइयों को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे और धरातल पर वो जोशीले तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जनता से जुड़कर काम करें। ये मजबूत इकाइयां होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन वोटर से, जनता से इनका होता है। जो पार्टी की रीति है, नीति है, क्या विचारधारा है, क्या सोच लेकर पार्टी चल रही है, यही तो इकाइयां होती हैं जो जनता तक पहुंचाती हैं पार्टी की बातों को। लेकिन ना नेतृत्व में दिल्ली से परिवर्तन हो रहा है, ना एमपी के वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, और ना इकाइयों में परिवर्तन हो रहा है। अब जब प्रकृति
का नेचर ही है बदलाव, तो थोड़ा बहुत बदलाव करके, नारा तो था वक्त है बदलाव का, लेकिन खुद ही में कांग्रेस बदलाव नहीं कर पाई और यही वजह है कि बिखराव की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी में जो नेता हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनका खुले तौर पर विरोध करना, कपिल सिब्बल साहब का मामला आपको याद ही है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा की टिप्पणी, बात दिल्ली से वो कर रहे हैं, यहाँ एमपी से जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर इसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आती। और उसके और थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए तो आपको याद होगा कि नेतृत्व पर कुछ बड़े नेताओं ने सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद उनको ही साइडलाइन कर दिया गया। तो अगर इसी रीति नीति या इसी प्रोसेस के साथ या इसी तरह की पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी कांग्रेस, तो भला कैसे परिवर्तन हो पाएगा? या फिर हम अगर सत्ता और विपक्ष की बात करें तो इनमें भी कभी परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्योंकि बार बार अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस तरह से वापसी कर पाएगी, क्योंकि जो हालात दिखे हैं उसमें आपने देखा ग्वालियर चंबल से सीधे तौर पर सिंधिया साहब बीजेपी में आए और पूरा का पूरा ग्वालियर चंबल यूं लगा कि बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन उपचुनाव में अच्छी कोशिश कांग्रेस की रही, उन्होंने दबदबा कायम करने की कोशिश की, एक नई कार्यकारिणी वहां पर स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर भी जो लोग शामिल हुए कांग्रेस में वो भी दूसरे दल से आकर शामिल हुए, उसको भी लेकर कार्यकर्ताओं में रोष था, भीतरघात हुआ कि बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में टिकट दे दिया जा रहा है। और बीजेपी को भी इस मामले में घेरा गया, तो बीजेपी का जवाब था कि खुद हमारे पास आए हैं और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर आए हैं और पहले से ही किन्हीं न किन्हीं पदों पर थे, अपनी विधायकी छोड़ी तो आए हैं। तो कई तरह की टिप्पणियां इस मामले में की जाती हैं, लेकिन सवाल ये कि वक्त है बदलाव का नारा तो आप लेकर आए थे, वापस भी चले गए। वक्त है बदलाव का पार्टी के अंदर, तो भला इससे कब पार्टी में बदलाव को जगह मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में बंद यौन शोषण के आरोपी भोपाल के प्यारे मियां की संपत्तियों को जमींदोज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंदौर में पुलिस प्रशासन और नगर निगम अमले ने मिलकर प्यारे मियां के 2 मंजिला आलीशान बंगले को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्यारे मियां के अय्याशी के अड्डे से आपत्तिजनक वस्तु भी मिली। मौके से महंगी कीमत की अंग्रेजी शराब की बोतलें भी मिली। वहीं बंगले की छत पर लग्जरी पेंट हाउस बना हुआ था। आपको बता दें, नगर निगम लिस्टेड गुंडों के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी 3 कार्रवाई की गई, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण के घर पर हमला करने के प्रमुख आरोपी अश्विन सिरौलिया के आलीशान मकान को भी तोड़ दिया गया। जिसके बाद नगर निगम का अमला प्यारे मियां के 29 लालाराम नगर स्थित मकान पर पहुंचा। प्यारे मियां ने भूतल पर अवैध रूप से दुकानें बना रखी थी। पहली मंजिल की बालकनी और दूसरी मंजिल पर बने कमरों को तोड़ा गया। प्यारे मियां ने दूसरी मंजिल पर न सिर्फ अय्याशी के लिए बार और कमरे बना रखे थे, बल्कि भागने के लिए गोपनीय रास्ता भी बना रखा था। जानकारी देंगे संजय, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार नगर निगम अमला अतिक्रमण पर कार्रवाइयां कर रहा है और ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में प्यारे मियां के बंगले को भी ध्वस्त किया गया और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं। लेकिन जैसे कि हमने भोपाल में भी जब कार्रवाई हुई थी प्यारे मियां के ठिकानों पर संजय, तो देखा था कि आपत्तिजनक वस्तु वहां से मिली थी और कई मासूम बच्चियों ने भी सामने आकर पूरी वारदात को बताया था कि क्या हुआ था। यहाँ पर भी इसी तरह की कार्रवाई, यहाँ पर भी इसी तरह की आपत्तिजनक वस्तु मिली है, गुप्त रास्ता मिला है संजय। बिल्कुल पारुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर भी उसी तरह का सामग्रियां मिली और पूरी अय्याशी का अड्डा बना के रखा था। 3 फ्लोरों पर अलग अलग बेडरूम से बना के रखे थे। बेडरूम भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए गए थे, बड़े सुंदर सुंदर बेड्स थे, उसमें बड़े सुंदर सुंदर गजेट्स लगे हुए थे, महंगी शराब की बोतलें थी, तलवारें थी, इतना सारा सामान अवैध रूप से वहां पर मिला। आज जब निगम की टीम और मीडिया और पुलिस वहां पहुंचे तो देखकर एकदम से चौंक गए कि इस तरह की सामग्रियां भी इस घर में हो सकती है। पारुल, बिल्कुल, और जब काम ऐसे हो तो भला घर के अंदर की सामग्री पर पैसा इन्वेस्ट किया ही गया होगा, और जब अय्याशी का अड्डा हो तो भला उसे सजाया ना जाए ऐसे लोगों की तरफ से, तो ये तो नामुमकिन जैसी बात है। लेकिन संजय, अब पुलिस क्या और भी ठिकाने टटोल रही है ऐसे लोगों के जो गुंडा तत्व हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, और आगे भी क्या इसी तरह की कार्रवाई हम दौर में देखेंगे संजय? बिल्कुल पारुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज सुबह से ही निगम और जिला प्रशासन पूरी रूप से मुस्तैद था। सबसे पहले मनोहर वर्मा नाम के गुंडे के अतिक्रमण तोड़ा,
मनोज वर्मा के गुंडे का अतिक्रमण तोड़ने के बाद निगम की टीम फिर प्यारे मियां के गई। प्यारे मियां के यहाँ जाने के बाद अभी अभी वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अश्विन सुरुलिया के यहाँ पर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। उसका भी बहुत आलीशान मकान बना हुआ है, उसको तोड़ने का भी काम कर रही है। इसी तरह तकरीबन 25 गुंडों की लिस्ट बनाई है, जिसमें से धीरे धीरे करके सारे गुंडों एक के सवाल दबी जुबान में बार बार निकलकर सामने आता है संजय कि ये पनप जाते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, ठिकाने बना लेते हैं, उसके बाद क्यों निगम का अमला जागता है? पहले से सूचना नहीं मिलती कि कोई जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है? संजय बालूल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी गुंडे हैं किसी न किसी नेता के सपोर्टर हैं। अब सरकार अगर बदलती है तो सरकार भी गुंडों को उसी नजरिए से देखती है। जो उनके अपने गुंडे थे वो बच जाते हैं और जो विपक्ष के गुंडे थे वो काम में आ जाते हैं। जिस तरह कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने भी कुछ इसी तरह का करा। अब बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार भी कुछ इसी तरह का कर रही है। उन्होंने भी गुंडों की लिस्ट बना रखी है। कुछ गुंडे उनके भी अपने खास होंगे जिनको वो बचाना भी चाहेंगे, कुछ गुंडे उनके विरोधी होंगे जिन पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की कार्रवाइयां पूरे मध्य प्रदेश में होगी। चुनाव के बाद शिवराज सिंह भी बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। तारुल बिल्कुल, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब का जो नेचर है कि गलत तो गलत, भले ही वो अपना क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके नीचे बैठे जो लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, इन सबको निष्पक्ष तरीके से करवाना है, यानी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें कोई भी बख्शा ना जाए, चाहे वो अपना हो या पराया। लेकिन अगर उनका ज़मीर थोड़ा सा डगमगा जाए तो वो अपनों को तो बचा लेते हैं और दूसरे छूट जाते हैं। अब इसमें कौन छूटा होगा उस पर भी नज़र होनी चाहिए, मीडिया की भी और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तब जाकर तो ऐसे तत्व समाप्त हो पाएंगे, वरना कुछ बच जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे और फिर पनपेंगे, फिर कुछ और बढ़ जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो प्यारे मियाँ जिनके ठिकानों पर भोपाल में भी कार्रवाई हुई थी, लग्जरी सामान वहां से बरामद हुआ था, अय्याशी की अड्डा बनाकर रखा हुआ था, आपने देखा था आप किस तरह से महंगी महंगी सामग्रियां वहां से मिली थी, आपत्तिजनक सामग्रियां मिली थी, बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले, बच्चियों ने खुद आकर वारदात बताई थी। और अब इंदौर में भी इस तरह के अतिक्रमण पर जब कार्रवाई हुई तो पहले अंदर देखा गया और पता चला कि किस तरह की महंगी महंगी लग्जरी चीजें हैं और अय्याशी का पूरा इंतजाम वहां पर दिखाई दिया। बड़ा आगे बढ़ते हैं। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब पन्ना के अजयगढ़ जनपद पंचायत से मामला सामने आया है, जहां शेपरा ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। सरपंच सचिव शासन की राशि को फर्जी तरीके से हड़पने में जुटे हुए हैं। सरपंच और सचिव के कागजों में नदी घाट निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया, उसकी राशि एक युवक के खाते में भी डल गई, जबकि खाता धारक को इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामले में जनपद पंचायत सीईओ सतीश सिंह जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ने पैसा डाले थे ग्राम पंचायत तो खाता में आवत है। पैसा डाले हैं खाता में है पैसा, तो कोई खाता में पैसा हुआ, मैं दिनांक बता दूं तो खाता में आवत है पैसा। ईमानदारी के दरवाजा कॉलोनी का पैसा आओ, कॉलोनी का नहीं, नदी घाट आठ का नाम का पैसा। तो अगर ये सही है तो उसमें इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसकी सूची अगर मिल जाए तो हमें आसानी होगी कि कौन व्यक्ति है। इसकी भी जांच संयुक्त रूप से टीम जो है वो संयुक्त रूप से करेगी जांच। तो शेपरा ग्राम पंचायत का ये मामला है और ग्राम पंचायतें या फिर गांव पनप इसलिए नहीं पाते क्योंकि सरपंच सचिव जो होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, क्योंकि वो जब भ्रष्टाचार से लिप्त होंगी तो जाहिर है कि धरातल पर काम नहीं होगा, जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें विकास नहीं होगा। कुछ यहाँ भी ऐसा ही हुआ। शेपरा ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव की मिलीभगत, भ्रष्टाचार और जिसकी वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे पूरे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कागजों में नदी निर्माण कर दिया जाता है, राशि भी युवक के खाते में आ जाती है, जिस युवक को पता ही नहीं है कि उसके खाते में नदी निर्माण की राशि आ चुकी है। और अब मामले में जो सीईओ हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये रटा रटा जवाब होता है। खैर, संदीप संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। संदीप, यहाँ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है ग्राम पंचायतों में होना। सरपंच सचिव के पास शायद यही एक ऑप्शन होता है जिससे वो 2 नंबर की कमाई कर लेते हैं। अब भ्रष्टाचार तो हो रहा है, अब किस तरह से आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? बिल्कुल पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये इस ग्राम पंचायत में अभी
कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले आए हैं जहां मनरेगा की कार्य में जेसीबी मशीनों द्वारा कार्य कराया गया है। इसकी भी जानकारी जो सभी जिम्मेदार अधिकारियों को है, लेकिन जांच का हवाला देकर मामले को टाल दिया जा रहा है। अभी इसी ग्राम पंचायत में शांति धाम का निर्माण करवाया गया था, वो भी बने 3 दिन बाद वो भी ध्वस्त हो गया। इसकी भी जानकारी और उनके जिम्मेदारों को है, फिर भी नहीं कार्रवाई की गई। और फिर से अभी ये सबसे बड़ा मामला निकल कर आया है कि नदी घाट के निर्माण के नाम की मजदूरी की राशि और फर्जी तरीके से खातों में डाली जा रही है और डाली भी गई है। उसका सबूत हमारे अनाली टीवी कैमरे में भी कैद है। और इस संबंध में जब बात की गई है जनपद सीओ से, तो उन्होंने जांच का हवाला देकर मामले को टाल दिया है। लेकिन अभी तक न तो उनके खिलाफ कोई जांच हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो अपने उसी तरह की रवैये में अपना काम करने में लगे हुए हैं। संदीप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीओ साहब को इतने बड़े मामले की जानकारी नहीं हो? सरपंच, सचिव और सीओ साहब, इनके ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा होगा, उन तक भी बात पहुंची होगी मामले को लेकर। इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है संदीप, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? बिल्कुल पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, उपयंत्री और जनपद सीओ की भी इसमें कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि जब इतने सब भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जनपद सीओ द्वारा जांच का हवाला देकर मामले को टाल दिया जा रहा है, इनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो कहीं न कहीं इनकी भी संरक्षता होगी इसमें कोई, या किसी भी तरीके का परसेंटेज होगा इनका। बिल्कुल भूमिका सामने नजर आ रही है। आज एक सप्ताह से कंटिन्यू पेपरों में, टीवी चैनलों के माध्यम से हर उसमें खबरें चल रही हैं, बड़ी बड़ी इनकी खबरें चल रही हैं। इसके बावजूद भी ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस जवाब एक ही है, जैसे जिनको कार्रवाई करनी है, अगर उन तक मामला पहुंचने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति समझ सकता है कि कहानी क्या है। बहरहाल शुक्रिया संदीप, लेकिन देखते हैं कि जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो इन पर भी कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, बड़ा मामला है नदी घाट निर्माण का, और नदी घाट निर्माण में राशि चली जाती है जिस युवक के पास, उसको पता नहीं होता, 2-2 बार उसके खाते में राशि डल जाती है और निर्माण नदी का होता ही नहीं है, घाट का निर्माण होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों में गिरावट दर्ज होते ही चेहरों से मास्क हटने लगे थे, बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल दिमाग में भी नहीं रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब फिर दोगुनी रफ्तार से मरीज मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1363 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना के कारण 14 लोगों की जान जा चुकी है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,88,018 हो गई है, जबकि अब तक 3,129 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी कोरोना के आंकड़े आए दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। भोपाल में अब बाजार से लेकर किसी भी सरकारी और निजी संस्था में लोग बिना मास्क के नजर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं, ये स्थिति इसलिए ज्यादा चिंता में डालने वाली है क्योंकि मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण की दूसरी लहर हो सकती है। गुरुवार को शहर में कोरोना संक्रमण के 425 नए केसेस सामने आए। ये बुधवार के 229 के मुकाबले करीब 2 गुने। पूरे कोरोना काल में अब तक के सबसे बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बाजार में नियम तोड़ने वालों को वॉलंटियर बनाया जाएगा, जिनसे सड़क पर मास्क बंटवाए जाएंगे। बढ़ते संक्रमण के बीच ज्यादा प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने की भी चर्चा जोरों पर है, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए फिर से आप घर में कैद हो जाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ठंडक के साथ कोरोना बढ़ना, ये पहले से भी इस तरह की बातें कही जा रही थी रत्नाकर सर, लेकिन लोगों ने दिवाली के दौरान खूब खुशियां मनाई और खूब कोरोना एक दूसरे को बांटा है, शायद यही कह सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें मास्क नजर आ रहा था मार्केट में, सोशल डिस्टेंसिंग शायद भूल गए थे लोग कि उन्हें अपनानी है, तमाम चीजें, जिसका नतीजा अब ये कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 3 दशक। जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही जनता के स्तर पर ही हुई है। देखिए, सरकारें किस स्तर तक चीजें कर सकती हैं, और जब लॉकडाउन खत्म किया गया था तब यही कहा था मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, लोगों को अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना होगा। हमारी मानसिकता सबसे बड़ी ये है, जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि किसी भी समस्या का समाधान हम सिर्फ शासन तंत्र में ढूंढते हैं कि उसे ही हमारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई थी
कि यदि कोरोना फैल रहा है तो सरकारों को ही चाहिए उसके कोई उपाय करें, और सरकारों ने जो उपाय किया उसका भी लोग विरोध करने लगे। जिस समय लॉकडाउन को हटाया गया तो एक इस किस्म का साइकोलॉजिकल नेगेटिव मैसेज चला गया कि लॉकडाउन हटाने का मतलब ये है कि कोरोना खत्म हो चुका है, जबकि यदि एक भी इसका वायरस जिंदा है तो फिर से सारी की सारी दुनिया को अपना शिकार बना सकता है। एक से दूसरे में इतनी तेजी से इतनी आसानी से स्प्रेड होता है। टेम्परेचर में जैसे ही गिरावट आएगी उसके साथ कोरोना फिर जोर पकड़ेगा। ये WHO ने भी कहा था, इंडिया में भी एक स्टडी हुई थी उसमें भी बात कही गई थी कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा कोरोना के फ्लेयर अप होने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। लेकिन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक रोल उन लोगों का है जिन्होंने कोरोना को एक बार होने के बाद मात दे दी है। ये लोग ये मान के बैठे कि कोरोना एक बार उनकी बॉडी से अगर निकल गया तो दोबारा कभी नहीं होगा। तो उन लोगों का जो अनियंत्रित व्यवहार रहा है, उन लोगों का उसके बाद जो केयरलेसनेस नज़र आई है ज़्यादातर ऐसे लोगों की, उन्होंने ये सोच के मास्क पहनना ही बंद कर दिया कि अब हमें तो एक बार हो गया, अब हमें दोबारा नहीं होगा। उन्होंने सोचकर प्रिकॉशंस लेना बंद कर दी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट को मोटिवेट करने के लिए दीपावली के पहले पहले जिस तरीके से इस मामले में सरकारों की तरफ से भी ढील बढ़ती गई। आप देखें भोपाल के ही तमाम बाजार आप देख लीजिए, भीड़ ऐसी उमड़ पड़ी थी जैसे कोरोना नाम की किसी चीज़ का कभी इस दुनिया में या इस शहर में कोई अस्तित्व नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों के अब नतीजे सामने आ रहे हैं और लोगों को तैयार रहना चाहिए एक बार फिर कठोर उपायों के लिए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एक सरकार ने एक बार लॉकडाउन में छूट देने के बाद इस बात को खुद जनता ने बता दिया है कि उसे अपनी सुरक्षा की कोई खास फिक्र नहीं है और वो किसी भी हद तक इन चीज़ों के खिलाफ जा सकती है जिसका वो नतीजा भुगत रही है। तो इससे पहले कि हालात और ज़्यादा बेकाबू हो जाएं, जो कि एक दौर दुर्भाग्य से हम लोग देख चुके हैं, बेहतर है कि कुछ नए प्रतिबंध लागू किए जाएं। खतरनाक स्थिति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। तो 425 मामले नए सामने आ चुके हैं और कोरोना से बचना है तो मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर पालन करना है, जो इस दिवाली तक आप भूल गए थे। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि आप भूल गए हैं तो भूल को सुधारिए, दोबारा से उन नियमों का पालन कीजिए, उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, वरना ये आंकड़े यूं ही बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो दर्शक हमारे टेलीविज़न स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं, अनादि टीवी को देख रहे हैं, उनने भी अगर कोई गलती की तो ऐसा ना हो कि हम ही कोरोना से जूझें, फिर परेशान हो। तो ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कोरोना से बचने के लिए दूरियां बना लीजिए, 2 गज की दूरी है ज़रूरी और मास्क भी है बहुत ज़रूरी। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।